आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पहला फिजिक्स का चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आता है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। यूनिट फर्स्ट में हम एक वीडियो में बात किए थे कि यूनिट जो फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में जो आता है 4 चैप्टर आता है। तो 4 चैप्टर में क्या होता है कि पहला जो है वो है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, ये पहला चैप्टर हो गया। ठीक है, अब ये यूनिट है तो यूनिट का क्या नाम है? तो यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। अब ये जो पहला यूनिट है इसमें 4 चैप्टर आते हैं। पहला हो गया विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, दूसरा जो होता है विद्युत फ्लक्स, तीसरा जो होता है विद्युत विभव, चौथा हो गया विद्युत धारिता। 4 चैप्टर है जिसमें से हम लोग पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इसमें से इसका जो इंग्लिश होता है ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? ये इसका इंग्लिश हो गया। ठीक है ना। अब उससे पहले जो है हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विद्युत, ये जो स्थिर विद्युत की है ये क्या होता है, स्थिर विद्युत की, उसके बारे में जानेंगे। जनरली इसका जो पहला इंग्लिश का जो टर्म है इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, या इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं, सिंपल में हम लोग चार्ज बोलेंगे। ठीक है, चार्ज। ठीक, स्टैटिक का मतलब होता है एट स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या होता है? मतलब विराम में। किसमें? विराम में। जब कोई भी आवेश, चार्ज का मतलब आवेश, विरामावस्था में रहेगा तो उसके द्वारा जो घटना दिखाया जाएगा उसके बारे में अध्ययन करना, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युत की कहलाता है। क्लियर? इसका परिभाषा क्लियर है? स्थिर वैद्युत की मतलब क्या कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेशों के द्वारा दिखाए जाने वाले घटनाओं और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं जब आवेश विरामावस्था में होता है। ठीक है, तो स्टार मार्क डालो, निकालो नोटबुक। स्थिर विद्युत के हेडिंग डालना, स्थिर विद्युत के, स्थिर विद्युत के बोले, देखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश के गुणों, आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं और उसके द्वारा आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं और उसके द्वारा दिखाए जाने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और उसके द्वारा दिखाए जाने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं जब आवेश, घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं जब आवेश विरामावस्था में होता है। घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं जब आवेश विरामावस्था में होता है, जब आवेश विरामावस्था में होता। हो गया? जब आवेश विरामावस्था में होता है, पूर्ण विराम हो गया। इसको आप जो लिखना यहां पे, ये जो टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहां पे लिख लेना इलेक्ट्रो, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक्स
स्टैटिक्स का मतलब होता है एट स्टेट ऑफ रेस्ट, एट स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब इसका मतलब हो गया आवेश, सिंपल में विद्युत आवेश, या फिर इसको क्या बोलेंगे विराम में जब आवेश, इसको भी लिख लेना, नोट करो इसको। हो गया ये। अब देखो सबसे पहले आवेश की उत्पत्ति कहां से हुई है, ठीक है ना। इसका कहीं ना कहीं कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी उत्पत्ति हुआ होगा, कहीं ना कहीं से उत्पत्ति हुआ होगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 600 बीसी पहले यूनान के एक दार्शनिक थेल्स, दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफर, ठीक है ना, वो क्या किए कि एक एम्बर नामक पदार्थ लिए। क्या लिए? एम्बर। तो क्या किया उन्होंने? एक एम्बर नामक पदार्थ लिए, एम्बर, ठीक है ना। ये यूनान के दार्शनिक थेल्स ने एक एम्बर नामक पदार्थ ली। इसका मतलब ये एक पीला चमकदार पत्थर है। क्या है? पीला चमकदार ये पत्थर है एक्चुअली। इसके ऊपर रेशम का कपड़ा लेके उन्होंने क्या किया? रगड़ा। रगड़ने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही कोई हल्का वस्तु, जैसे हो गया बाल हो गया, धूलकन हो गया, कागज हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि आके आकर्षित हो गया, चिपक गया। तो वहीं से आवेश की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेन लेते हैं, इसको ऐसे रब करेंगे और कभी हल्की वस्तु जैसे कागज हो गया, भारी नहीं, हल्की वस्तु बाल हो गया, कागज हो गया और धूलकन भी इसमें चिपक जाएंगे, ठीक है ना। तब आवेश ही तो होगा, कुछ ना कुछ इसमें है, तभी तो उसको आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। अगर कुछ नहीं रहता तो कैसे आकर्षित करता? तो वहीं से आवेश की उत्पत्ति हुई है। क्लियर? अब स्टार मार्क डालो, लिखो आवेश। आवेश ये हो गया चार्ज, इसका इंग्लिश क्या हो गया? चार्ज। पहले इसको समझ लेते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ किसको बोलेंगे? जो जगह छेकता है, जिसके पास द्रव्यमान होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, वैसी चीज को हम पदार्थ कहते हैं। हम भी पदार्थ हैं, आसपास में जितने भी चीज नजर आ रहे सारे के सारे पदार्थ हैं। तो आवेश जो है ये क्या है कि फंडामेंटल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसी को हम कंबाइन रूप से आवेश बोलते हैं, न्यूट्रॉन को छोड़ के, क्योंकि वो चार्जलेस है, ठीक है ना। जितने भी पदार्थ हैं वे छोटे छोटे कणों का बना होता है, जिसको परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, ठीक है ना। परम अणु मतलब कि वो छोटा छोटा हो गया, सबसे छोटा कण। लेकिन ऐसा नहीं है, जब परमाणु को हम फिर से तोड़ेंगे तो वहां से क्या मिलेगा? और उससे छोटा कण मिलेगा, फंडामेंटल कण मिलेगा, ठीक है ना। पार्टिकल्स जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी वस्तु है, इसका मतलब कि उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, प्रेजेंट उसमें है। अब कैसे रहेगा? जैसे मान लो कि ये कोई पार्टिकल हो गया, ये नाभिक हो गया, तो नाभिक में क्या रहेगा? प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते रहता है। क्लियर? तो अब इसमें से क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? निगेटिव होता है। ये जो लिख रहे हैं -v, इसका मतलब हो गया निगेटिव। क्या हो गया? ये जो लिखा हुआ निगेटिव लिखा हुआ। और प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, +v जो लिखे इसका मतलब हो गया पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जो है स्मॉल n, इसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं होता, ठीक है ना। जितने भी पदार्थ हैं उसमें ये तीनों चीज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसके कारण आवेश आएगा? तो आवेश आता है इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, तो इसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं, तो या आवेशित हम कर सकते हैं। तो उसके 3 तरीके होते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। अब सपोज करो कि एक हम सोडियम एटम की हम बात करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना है इसको। सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है ना। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया लिखने के लिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया 11। या इसको हम लिखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 8 और कितना 1। मतलब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आया है? 1। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, बॉन्ड वगैरह बनाने में वही भाग लेता है। अब क्या है कि ये जो एलिमेंट है इसके पास कितना Z 11 है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 है। प्रोटॉन कितना होता है? 11 होता है। न्यूट्रॉन कितना हो गया?
इसका मास जो 23 होता है मास, तो 23 माइनस 11 मतलब 12 हो गया, ठीक है ना। तो ये Z हो गया। तो अगर कोई भी उदासीन परमाणु है तो उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और ये किसके बराबर होता है, ये परमाणु संख्या के बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नजर आ रहा है किसी भी परमाणु, इसका मतलब वो उदासीन है। पूछेगा भी, अगर कोई भी जो होता है वस्तु विद्युतता उदासीन है, क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऋण मतलब कि जो ऋण आवेश कण है इलेक्ट्रॉन उसकी संख्या, और जो धन आवेश कण है प्रोटॉन उसकी संख्या, दोनों क्या होती है, बराबर अगर होगा, इसका मतलब वो चीज उदासीन होगा। क्लियर? अब उदासीन है तो इसका मतलब थोड़े है कि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। हम उसको एपियर कर सकते हैं, तो एपियर कर सकते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन के नंबर में या तो इंक्रीज कर देंगे नहीं तो डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, तब जाके उसके ऊपर आवेश आ जाएगा। अब समझो इसको, इसके पास कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या कर रहे हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में उसको हम किसी और को हम क्या किए, दे दिए, या ये दे दिया आपने, तो दे दिया है, तब इसके पास Z कितना हो जाएगा, 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज होकर कितना हो जाएगा, 10। अब प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, और N जो है वो भी चेंज नहीं होगा। तो क्या सिर्फ चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि आवेश किसी के ऊपर आ रहा है तो उसके पीछे कारण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वही स्थानांतरित होता है, या तो वो उस वस्तु से निकल गया होगा, नहीं तो उस वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया होगा, ठीक है ना। जैसे हम क्या बताए थे कि अगर हम मार्कर को लेंगे, इसको रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो रगड़ने के बाद क्या होगा, ये या तो हमारा माथा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, या ये माइनस हो जाएगा, माथा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ना कोई एक वस्तु तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, कोई ना कोई ग्रहण करेगा। सपोज करो यहाँ पे जैसे ये सोडियम क्या किया कि इलेक्ट्रॉन त्याग किया, क्लोरीन क्या किया, ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण किया तो कितना ग्रहण किया, तो जितना ग्रहण करेगा उतना उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। मैं ग्रहण कर रहा है तो ऋण आवेश हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो ग्रहण एक इलेक्ट्रॉन किया तो इसीलिए 1 माइनस। अब ये एक त्याग किया तो अब ये क्या बन जाएगा, Na प्लस। अब देखो ध्यान से, दोनों में देखो, इसके पास क्या है कि बताओ, प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो मतलब ऐसे हम इसको बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, ठीक है ना, छोटा रहेगा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। आ रही बात समझ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छोटा होना चाहिए किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसका मतलब वो वस्तु के ऊपर कौन सा आवेश रहेगा, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा, कम होगा, तो मतलब क्या होगा, मतलब वो त्याग क्या होगा, त्याग क्या होगा, तो सोडियम इसकी बात किया जा रहा है, ये त्याग क्या, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, बस समझ में आया। ये फिर अब देखो इसको उल्टा सोचो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इसका मतलब ये क्या होगा, निगेटिव। सीधे बात देखो ना, नंबर निगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, तो इसका मतलब उसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे मान लो प्रोटॉन ज्यादा, मतलब प्लस वाला ज्यादा है, इसका मतलब वो धनात्मक होगा। अगर मान लो कि ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो हम डील कर सकते हैं। जैसे आप इसको देखो, जैसे एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर मान लो कि पूरा प्लस 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 पूरा चार्ज है, ठीक है ना, पूरा एक समान प्लस प्लस है, ठीक। इसका मतलब ये इसके पास क्या ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा, इसके पास प्लस वाला ज्यादा होगा। किसी के ऊपर माइनस माइनस दिख रहा है तो इसका मतलब उसके पास माइनस वाला ज्यादा होगा, वो निगेटिव होगा। आई बात समझ में, ये कि मतलब ये इससे ये पता चल रहा है कि अब जितना चीज हम देखें तो बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या देख के हम बता सकते हैं कि ये धन आवेशित कण है या ऋण आवेशित कण है, बता सकते हैं। अब क्लियर हो। अब इसमें से मेन बात ये हो गया कि आवेश किसी भी वस्तु का वो मौलिक गुण है, या मौलिक गुण है या भौतिक गुण, दोनों बोल सकते हैं, जिसके कारण वह वस्तु विद्युत बल का अनुभव करेगा। किसका अनुभव करेगा, विद्युत बल का अनुभव करेगा। जैसे इसको हम रग रहे थे, अब रग रहे तो क्या करेंगे कि छोटे छोटे जो कागज है उसके पास लेके चल जाएंगे, तो इसके ऊपर ये बल लगाएगा, एक बल का अनुभव कर रहा है, उस चीज को खींच रहा है। तो विद्युत बल क्यों बोला गया, क्योंकि दो आवेशों के बीच लग रहा है, इसीलिए विद्युत बल बोला गया। आइए समझ में। तो आवेश क्या हो गया, आवेश किसी भी वस्तु या पदार्थ का वह मौलिक या भौतिक गुण है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत बल का अनुभव करता है। क्लियर, लिखो आवेश, बोले देखो, आवेश किसी भी पदार्थ का
आवेश किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण है, आवेश किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण कोई भी वस्तु जिसके कारण कोई भी वस्तु जिसके कारण कोई भी वस्तु विद्युत बल का अनुभव जिसके कारण कोई भी वस्तु विद्युत बल का अनुभव करता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु विद्युत बल का अनुभव करता है। क्लियर? इसमें डाउट भी है किसी को? नहीं ना। अगला, नीचे एरो मारो, नीचे एरो मारो, लिखो आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डाल देना। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि कहीं पे तुमको कैपिटल क्यू भी मिल जाता है, कहीं पे स्मॉल भी मिल जाता है, तो जहां पे जो तुमको अच्छा लगता है वहां पे उसके द्वारा तुम सूचित कर सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आवेश का संकेत याद रहेगा कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। अब यहाँ पे देखो आवेश का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि Q इक्वल टू आई टी। क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी, मतलब आवेश बराबर धारा गुना समय। ठीक है ना। जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? आवेश आएगा। तो आवेश आएगा, तो अब यहां से इसका ऐसा ही मात्रक निकलेगा। फॉर्मूला लिख लेना है, एरो डाल के लिखना है इसका ऐसा ही मात्रक। फॉर्मूला लिखो पहले, हो गया। अब लिखो इसका ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसे मात्रक कूलम, कूलम। ठीक है ना। इसका ऐसे मात्रक कूलम्ब। अब ब्रैकेट में डाल देना कैपिटल सी, कूलम्ब होता है। इसका ऐसे मात्रक कूलम्ब होता है, कैपिटल सी। हो गया। इस चीज को एक बात ध्यान में यहाँ पे रखना है कि जैसे कूलम्ब हो गया, ये जो नाम हो गया, ठीक है ना, वैज्ञानिक का नाम है, उसी के सम्मान में मात्रक को रखा जाए। जब भी किसी के नाम से अगर मात्रक रहेगा, अगर हम उसका संकेत लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूटन अगर लेंगे तो लिखेंगे 5 न्यूटन लिखेंगे। सिर्फ संकेत अगर लिखना है तो हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। पहला लेटर, न्यूटन का पहला लेटर एन है, कैपिटल है। जैसे जूल तो लिखेंगे 5 जूल, तो जे कैप। अगर हम पूरा लिखेंगे तो पूरा जैसे 5 हो गया, न्यूटन हमको लिखना है, तब जाके स्मॉल एन ई यू टन। है बस समझ में, न्यूटन हो गया। अगर स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है या पूरा लिखना है तो हमको स्मॉल लेटर ही यूज करना पड़ेगा। अगर एक ही सिंबल हम मतलब कि एक लेटर यूज करना है, उसके लिए जो नाम का पहला है वो कैपिटल होना चाहिए। ये नियम है। ठीक है ना। अब देखो कूलम कहां से आया। ये जो कूलम है ना, देखो ये हो गया धारा, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ये भी नाम हो गया, कैपिटल ए लिखा गया। और ये हो गया समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो ये जो है ना 1 एम्पियर सेकेंड, इसी को 1 कूलम बोला। नीचे इसको भी लिख लेना। क्लियर? अब देखो इसका यहां सीजीएस मात्रक क्या होगा? सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक जो होता है स्टेट कूलम होता है, STAT कूलम। ठीक है ना। कूलम क्या होता है? सीजीएस मात्रक स्टेट। इसको शॉर्ट में ESU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीचे एरो मारो, लिखो आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम होता है, पूर्ण विराम।
अब देखो सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक के बीच कुछ ना कुछ संबंध होता है, ठीक है ना। वो संबंध क्या है यहाँ पे, तो 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम, ठीक है ना, कूलम, ठीक। इसको शॉर्ट, एक तो ये हो गया। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 पे पावर 9 ESU भी हम लिखेंगे। बिहार बोर्ड यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, अक्सर पूछा जाता है। इसमें क्या करेंगे, 1 कूलम इक्वल टू इतना हो गया ESU। तो ESU का क्या मीनिंग हो गया, ESU का मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। इसको नोट करो ESU। अब इस ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में रहता है ये वाला कि 1 कूलम इक्वल टू कितनी, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब इसमें से क्या देखना है कि जब 1 कूलम इक्वल टू इतना ESU है तो 1 ESU में कितना कूलम, ठीक है। इसको भी उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो क्या कि पूछ दे कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 1/100 मीटर। इसका भी वही होगा कि 1 ESU में कितना होता है, तो इसको लिखेंगे, अगर लिखना रहेगा तो 1 ESU इक्वल टू कितना, पलट देंगे इसको तो 1/3 इंटू 10 पे पावर -9 कूलम। लिखो इसको, यहां से ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया है। ये 1 लिखा हुआ है, ESU 1 ESU इक्वल टू 1/3 इंटू 10 पे पावर -9 कूलम, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक वगैरह होगा तो जाके उसको पढ़ो, तो यहाँ से तुमको हर एक क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे आएगा ना सीरीज में सारे के सारे बनेंगे। नीचे एरो मारो, लिखो अगला। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। अभी जितना भी पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, उसमें से 2 प्रकार की राशि आएंगे, एक सदिश के बारे में बात करेंगे, दूसरा अदिश के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर। अदिश के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। और जो सदिश है इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सिंपल में अगर याद रखना है तो इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अगर थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो क्या होता है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नियम का भी पालन करता है, उसको सदिश राशि कहा जाता है, ठीक है ना। जनरली सिंपल ही याद रखना कि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होंगे उसको सदिश राशि बोलेंगे। और आवेश कौन सा राशि है, अदिश राशि। अब इसका बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र फिर मारो, इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र देखो क्या होता है, समझना पहले इसको। क्या है कि आवेश है, आवेश का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू I T। बीमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले जितने भी राशि हैं इस साइड, उसको जो 7 आधारी राशि हैं, पता है ना, आधारी राशि 7 गो होते हैं, जिसमें से लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, उसके बाद हो गया विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, लास्ट में गया पदार्थ का परिमाण, मोल, उसका मात्रक होता है। तो इसमें से देखेंगे धारा आ रहा है ना आधारी राशि में, धारा का मात्रक लिखेंगे। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। एम्पियर के लिए बीमा में यूज करने वाली चीज ये होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, मात्रक लिख दिए। अब एम्पियर के लिए ए ही यूज किया जाता है, समय के लिए टी यूज किया जाता है। तो इसका बीमा क्या हो गया, तो बीमा को जो होता है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़की ब्रैकेट, ठीक है ना, ये बीमा को सूचित करता है। तो इसका क्या हो गया, बीमा 80 हो गया। कहीं पे अगर स्पेस होगा ऊपर में कॉपी के माथा पर लिख लेना, किसके लिए क्या यूज करते हैं। जो लेटर है, जैसे मान लो कि द्रव्यमान रहेगा, तो द्रव्यमान का क्या होगा, द्रव्यमान, इसका इंग्लिश क्या होगा, मास। इसका मात्रक क्या होता है, केजी। ये हो गया तुम्हारा मात्रक, ठीक है ना। बीमा में क्या प्रयोग किया जाएगा, तो इसका पहला लेटर क्या है, मास का एम, एम हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, लंबाई, आगे पीछे लिख सकते हैं, लंबाई ऊपर नीचे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। LENGTH, लंबाई। इसका मात्रक क्या होता है,
मीटर, संकेत m हो गया, इसके लिए क्या लेंगे, l लेंगे। ठीक, उसके बाद तीसरा जो आता है ये क्या हो गया, समय, इसका क्या होता है, टाइम, और टाइम के लिए क्या लेंगे, इसका मात्रक क्या हो गया, सेकंड, छुटकी s, और ये हो गया तुम्हारा t। और लास्ट में एक जवाब मेन, ये तीनों हो गया। एक धारा आएगा तो धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, तो एम्पियर के लिए ए ही लिया जाता है। तही ज्यादा तो ये तीनों का प्रयोग होगा, और एक और इसमें शामिल हो जाएगा, वो होगा तुम्हारा ये वाला, उसको भी हम लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, विद्युत धारा ऐड कर लेना है, विद्युत धारा, क्या बोलते हैं इसको, करंट। अभी नहीं कि इस करंट, इसका ये क्या हो गया, इन्हें की करंट का सी यहाँ पे लिख देना, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, इसके लिए जो नाम है, नाम से है ना मात्रक, इसके लिए नाम का ही यूज किया जाएगा, पहला लेटर एम्पियर का ए। ठीक है ना, इसको भी कहीं पे लिख लो, नीचे ही लिख लो, उसके नीचे याद रहेगा। मतलब कि अभी तक में जितना का बीमा निकालेंगे तो इसका यूज होने वाला है, और ये याद होना चाहिए, बेसिक चीज है, 11th का चीज है उसमें। और ये भी ऐड कर लेना कि आवेश का जो बीमा होता है वो क्या हो गया, 80। इसको पूरा लाइन करो पहले कंप्लीट। आवेश का बीमीय सूत्र 80 होता है। ठीक है, उसके बाद इसको भी कहीं पे मेंशन करो, कहीं पे नोट करो। हो गया ये नोट। देखो यहाँ विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, अगर छूट गया था, विद्युत धारा, CURRENT, करंट। देखो इसका स्मॉलर यूनिट क्या होगा, स्मॉलर यूनिट। ठीक है, इसका स्मॉल, जैसे मान लो कि मिली कूलम, 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, ठीक है ना, 1 नैनो कूलम, 1 पिको कूलम। देखो मिली में होगा तुम्हारा 1 × 10⁻³ कूलम, इसका हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ कूलम, 1 × 10⁻⁹ कूलम, 1 × 10⁻12 कूलम। ये स्मॉलर यूनिट हो गया जिसका प्रयोग किया जाता है। अगर मान लो मिली में दिया हुआ है, उसको क्या करना है कि कूलम में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। माइक्रो में, माइक्रो हो गया, माइक्रो अगर दिया रहेगा तो उसको कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁶, नैनो रहेगा तो 9, पिको रहेगा तो -12, 10⁻12 की बात करेंगे। इसको लिखो। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे आवेश के गुण के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।